ये जो टॉपिक है वो हमारा इकोनॉमिक्स से है और बेसिकली ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी, तो सबसे पहला है कि मनी क्या होता है। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि मैं आज कौन से क्वेश्चन को, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन है। या तो मनी इज व्हाट मनी डज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं डील करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि मनी क्या होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे मनी किसको नहीं पता होता। एक छोटे से बच्चे को भी, 1 साल के बच्चे को भी पता होता है कि मनी क्या होता है। मनी यानी पैसा, जो हमें छोटे बच्चों के लिए मनी चाहिए चॉकलेट्स के लिए, हमारे लिए चाहिए हमारे डेली बेसिक जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए हमें मनी चाहिए। हमारे कुछ और भी चीजें होती है, लग्जरियस गुड्स हो सकती है, उसके लिए हमें मनी चाहिए। तो हम कुछ भी करें, हमें हर चीज के लिए मनी की जरूरत होती ही होती है। तो मनी, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझें तो मनी क्या होता है, तो मैं आज आप लोग को वो बताती हूँ। मनी को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। मनी को हम उसके फंक्शंस के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है मनी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिर दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा है मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू। चौथा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी इज स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। एंड हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं जो पहला पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जो हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना। जैसे कि हम दुकान में गए, मैंने कहा भाई मुझे एक पैकेट नूडल्स दे दो। तो मैंने नूडल्स तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में तो मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैंने नूडल्स लिया, अब नूडल्स के बदले में तो मैं उसे दूसरा कुछ दे सकती हूँ। जैसे कि पहले के टाइम में होता था बार्टर सिस्टम, जिसमें गुड्स के बदले ही गुड्स दिया जाता था। जैसे मैं अगर नूडल्स लेने गई तो मैंने उसके बदले उसको 1 केजी चावल दे दिया। मैं जूते लेने गई तो मैंने कहा ठीक है भाई मुझे जूते दे दे, तू मेरा ये कपड़ा रख ले, तू मेरा ये शर्ट रख ले। तो उससे क्या होता था, बहुत ही कंफ्यूजन होता था। मान लो 10 केजी चावल के बदले हम 1 केजी आटा दे रहे हैं, तो क्या वो दोनों बराबर होता था? नहीं। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। तो मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह आया, जिसे हम अच्छी तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जो जनरली एक्सेप्ट कर सके, लोग उसे एक्सेप्ट कर सके। एज सच ऑल एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और अभी के टाइम में क्या है, जितना भी आप कहीं भी जाओ, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना रहो, लेकिन अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो आपको उसके लिए एक्सचेंज में आप सामान लोगे और आप उसके बदले में पैसा दोगे। मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स। आप कुछ भी खरीदो, आप चाहे मूवी देखने जाओ, आप दुकान में कुछ सामान लाने जाओ, किताबें खरीदने जाओ, या आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। कोई भी गुड्स के लिए, कोई सर्विस के लिए, हर चीज के लिए हमें मनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मनी है वो अच्छी तरीके से सारे गुड्स का मेजरमेंट करता है। जैसे कि मैं बता रही थी बार्टर सिस्टम में, अगर हम 10 केजी चावल के बदले 1 केजी गेहूं दे दिया हमने, तो क्या वो दोनों इक्वल वैल्यूएशन हुआ? दोनों का वैल्यू का एक हुआ? नहीं। तो उसमें क्या होता था, किस लोगों को फायदा हो जाता था, कुछ लोगों को घाटा हो जाता था। अब 10 केजी के बदले अगर हम 1 केजी गेहूं देंगे तो उसमें तो कोई फायदा हुआ नहीं लोगों का। एक जन का घाटा हो गया, एक जन का फायदा हो गया। लेकिन पहले के टाइम में जब मनी नहीं था तो लोग इसी तरीके से, अब 1 गाय के बदले में 2 बैल दे दिया, या फिर 1 गाय के बदले में 1 बकरी दे दिया। तो इस तरीके से लोग लेन देन करते थे। लेकिन मनी के यूज होने से क्या हुआ कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स है वो इजी हो गया लोगों के लिए। लोग वैल्यू करना सीख गए कि किस गुड्स का कितना वैल्यू होना चाहिए और उस हिसाब से हमें उसका पैसा देना चाहिए। इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स। जो भी गुड्स और सर्विस उसका वैल्यूएशन करता है, एक तोल करता है कि हाँ 1 केजी आटा है तो 1 केजी आटा का 50 रुपए दाम होना चाहिए। अगर 2 केजी है तो उसके हम 100 रुपए देंगे। Since all values expressed in terms of money, it is easier to determine the rate of exchange
बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मान लो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो अब आपसे अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तब उसके बदले में आपने कहा कि सर ये लो आप मेरा बैल रख लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए हम जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद से कोई भी सर्विस हो गया, गुड्स हो गया, हर चीज़ का जो वैल्यूएशन वो बहुत ही ईजी हो गया। ये जो है हमारे चीज़ों को वैल्यू करने में ईजी बनाता है। तो मनी ऑफ इज मेजर ऑफ वैल्यू। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के साथ। मनी इज स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। मनी इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या है? मनी एक स्टैंडर्ड है किस चीज का? डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट आप कह सकते हैं कि उधारी, या फिर किसी चीज को रोका हुआ कह सकते हैं। मतलब मेनली इसका मीनिंग है किसी चीज को रोका हुआ, लेकिन इस टर्म्स में हम इसे उधारी कह सकते हैं। मनी ऑल्सो सर्व्स एज स्टैंडर्ड इन टर्म्स इन विच डेफर्ड, दैट इज इज फ्यूचर पेमेंट। जैसे कि मुझे आज पैसा मिला, मैं उसको अब रोक के रख सकती हूँ उस पैसे को, ताकि मैं उससे फ्यूचर में जब मुझे उसकी जरूरत पड़े तब मैं उसको पे करूँ। फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी मेड। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आज ही हम गए एक बुक लेने के लिए, बुक लिया, मैंने 200 रुपये दे दिया। अब क्या वो दुकानदार को आज ही उस 200 रुपये की उसी वक्त जरूरत पड़ गई? हो सकता है उसे उसी वक्त जरूरत पड़ गई, या फिर हो सकता है जरूरत नहीं भी पड़ी। तो उस 200 रुपये का वो क्या करेगा? वो उसे अपने पास रख लेगा, और उसके बाद जब वह अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जाएगा तब वो उसे यूज करेगा। मतलब मनी को हम अपने पास रोक के रख सकते हैं जब तक हमें उसकी जरूरत ना हो। बोथ बोरोइंग एंड लेंडिंग, चाहे हम ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हम इसे कर सकते हैं। मनी हैज प्रूव टू बी सुटेबल स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो भी डिफर्ड पेमेंट है उसके लिए बहुत ही सुटेबल है मनी। ये 3 पॉइंट्स की वजह। सबसे पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबलर कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ अदर कमोडिटीज। जो मनी का जो वैल्यू है बहुत ही स्टेबल है दूसरे कमोडिटीज के मुकाबले। उसके बाद मनी इज मोर ड्यूरेबल कंपेयर्ड अदर कमोडिटी। अब मान लीजिए हम बुक लेने गए, उसके बदले में बोला कि भैया आप 1 केजी आटा रख लो या फिर 1 केजी एप्पल रख लो, तो क्या वो उसे ज्यादा देर तक रख पाएगा? अगर हमने उसे आटा दे दिया तो कितने दिन तक वो उसे रखेगा? 1 सप्ताह 1 महीना। और हमने अगर उसे 1 एप्पल दे दिया 1 केजी, तो उसे 2 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं है। मनी को वो रोक के रख सकता है चाहे जितने दिन तक उसे रखना चाहे। मनी हैज अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी का एक क्वालिटी है जो कि जनरल एक्सेप्टेंस। मनी जो है हर जगह एक्सेप्ट होता है। मनी क्या है? अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये हमारा चौथा पॉइंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज कन्वीनियंट वे टू स्टोर परचेजिंग पावर। Goods that are sold today and money taken in exchange for them may be stored until it is needed. It also promotes saving. जो हमारा इसके पहले का पॉइंट था उसी की तरह ये पॉइंट भी है कि मनी जो है बहुत ही इजी वे है हम उसे स्टोर करने का। मनी को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें आज कुछ खरीदा है और उसके बदले में जो हमने पैसा दिया है, उस पैसे को वो दुकानदार बाद में जब तक उसे उसकी जरूरत ना हो तब तक उसे वो रख सकता है। इट ऑल्सो प्रमोट सेविंग। अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम चाहते हैं उसे खर्च ना करना और उसे बचा के रखना, तो हम वो भी कर सकते हैं। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई उसके बदले में 1 केजी एप्पल देके चला जाए कि हाँ लो तुम सेविंग करो, अगर हम 1 महीने तक अगर एप्पल को सेव करते जाए तो क्या 1 महीने के बाद वो खाने लायक बचेगा? नहीं, उसमें कीड़े लग जाएंगे। लेकिन मनी में ऐसा कुछ नहीं है। मनी को हम चाहे जितने दिनों तक हो अपने साथ स्टोर करके रख सकते हैं। और जो हमारा 5th पॉइंट, मनी इज अ स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। इट मीन्स मनी कैन बी एक्सेप्टेड वेरी इजिली एंड इट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर। जैसे कि अगर मैं किसी चीज के लिए कुछ सामान खरीदी और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए पैसा पेमेंट किया, और उसके बाद उस दुकानदार ने अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदी, फिर उस दूसरे दुकानदार को उसने पैसा दिया, फिर वो तीसरे आदमी ने फिर उसने कुछ खरीदा, फिर वो चौथे आदमी को पैसा दिया। तो ये क्या होता है ना, मनी जब हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं तो वो लोगों की परचेजिंग पावर, मतलब कोई चीज खरीदने की जो क्षमता होता है उसे बढ़ाता है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, अगर हम पैसा को सर्कुलेट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तो ये दूसरे की परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाएगा? हमारे पास पैसा है, अगर हम उसे घर में रखते जाएंगे और उसके यूज ही नहीं करेंगे तो उस मनी का फिर फायदा ही क्या है? हमने एक चीज को खरीदा, फिर मैंने उसका पैसा दिया, फिर उस दुकानदार ने उसने कुछ खरीदा, फिर उसने पैसा पेमेंट किया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो ट्रांसफरेबिलिटी है
जो ट्रांसफर करते हैं इससे क्या होता है, लोगों का परचेजिंग पावर इनहेंस होता है, इंक्रीज करता है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, वो है मनी इज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट आप सब जानते हैं, लोन। अगर हमने लोन लिया है या फिर किसी को लोन दिया है तो जरूरी नहीं कि उसी वक्त हम उसे पैसा दे दें। हो सकता है हमने किसी के यहाँ काम किया, मैं कहीं जॉब करती हूँ और उसने मुझे चेक दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे डायरेक्ट कैश देगा। उसने चेक पेमेंट किया है तो क्या होगा कि वो चेक जो है वो विदाउट मनी, अगर मैं चेक को लेके बैंक में गई और वहां पे उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो क्या वो चेक किसी काम का है? नहीं। तो मनी क्या है, वो एक बेसिस है, वो बेसिस है कोई भी क्रेडिट का। अगर हम किसी से लोन भी लेते तो उसमें भी हमें मनी की जरूरत है, चाहे वो हमें चेक दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे, कोई भी अदर नोट्स हैं वो सब दे, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए मनी की ही जरूरत है। क्रेडिट विदाउट सर्कुलेशन ऑफ मनी इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। मनी अगर ना हो तो क्या क्रेडिट हम ले सकते हैं? नहीं। इन रिसेंट ईयर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन ऑल द कंट्रीज हैड इंक्रीज्ड। जितनी भी कंट्रीज है सब में जो क्रेडिट की जो फैसिलिटीज हैं या इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़ गई है। द यूज ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इम्पॉसिबल विदाउट मनी। विदाउट मनी अगर हमें एक दुकानदार है और मैंने किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, फिर मुझे किसी ने दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या अगर उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो क्या उसे अब पैसे देने की जरूरत नहीं है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट होता है, उसके बाद वो हमें पेमेंट करता है, लेकिन उतना दिन तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रूफ है कि हाँ इतने दिन के बाद वो मुझे पैसा दे देगा। लेकिन क्या बिल ऑफ एक्सचेंज दे देने से और पैसा नहीं देने से क्या वो लोन चूस ये हो गया? नहीं। वो लोन तभी पे होगा कि जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में हमें पैसे दे जाए। वो एक टाइम कह सकते हैं जिस बेस उसके बाद वो हमें पैसा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दे गया तब उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसे पैसे देने की जरूरत तब भी है, लेकिन उसके पास एक टाइम है, हाँ 1 महीना है, 3 महीना है, उसके बाद वो हमें उस पेमेंट को करेगा। वो करना जरूरी है, मतलब कि पैसे के बिना क्रेडिट पॉसिबल नहीं है। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरे क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप देख सकें।